जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको नेपाल के प्राचीन खस राज्य की जानकारी दूंगा, जिसे खसान भी कहते थे। नेपाल के इस खस राज्य की राजधानी सिंजा घाटी थी। इसी घाटी में नेपाली भाषा का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इसी बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। नेपाल के इस खस राज्य को मल राज्य भी कहा जाता है और तिब्बत में से यात्से के नाम से जाना जाता रहा है। भौगोलिक तौर पर कहे तो यह आज के नेपाल के सुदूर पश्चिम और कर्णाली क्षेत्र में रहा है और उत्तराखंड और नेपाल की जो सीमा है काली नदी, वहाँ से लेकर और कर्णाली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वही कभी ये खसमल राज्य था, जिसे खस राज्य या खसान भी कहते थे। 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान इन खसमल राजाओं ने नेपाल के पश्चिमी हिस्सों पर राज किया था। ये लोग खस थे और खस वही हैं जिनके बारे में जो थ्योरी है वो ये है कि कैस्पियन सागर से चलकर ये लोग हिमालय की पहाड़ियों पर बसे थे और भारत में कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, नेपाल, ये तमाम इन क्षेत्रों में ये लोग बसे थे और इस भूमि को उन्होंने अपना गृह प्रदेश बनाया था। खसों से पहले हिमालय क्षेत्र में किरात, कोल, भील, नाग आदि विभिन्न जातियां रहती थी। वैसे खसों को लेकर कई वीडियो इस चैनल में आप अलग से देख सकते हैं। वैसे तो मल राज्य के संस्थापकों में अलग अलग नाम आते हैं। इसमें कोई अशोक चल को बताते हैं और कोई निरंजन देवमल को, जिनका डोटी क्षेत्र में साम्राज्य था। परंतु कुछ लोग राजा नागराज को खस राज्य का संस्थापक मानते हैं। राजा नागराज को जाबेश्वर भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में राजा नागराज ने मध्य हिमालय के प्रमुख जुमला साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज के तिब्बत के खाड़ी प्रदेश से इधर आए थे और हालांकि वे भी खासी थे और उन्होंने अपनी राजधानी सिंजा घाटी को बनाया था। ये कहा जाता है कि तब हिमालय क्षेत्र में दो खस राजवंश थे, एक तिब्बत के गुंगे में था और दूसरा जुमला जो कि सिंजा घाटी में था। राजा नागराज ने जुमला को भी जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इस खस राज्य की भाषा खस भाषा थी, जिससे आज की नेपाली निकली है, यानी जिसे डोटियाली भी कहा जाता है और संस्कृत की भाषा का भी यहाँ पे प्रयोग होता था। ये जो मल्ल राजा हैं वे काठमांडू घाटी के नेवारों के जो मल्ल राजा से उनसे अलग हैं। पश्चिमी नेपाल में जो डोटी क्षेत्र था वहाँ के जो राजवंश था वो कत्यूरियों के वंशज थे, जिन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही डोटी प्रदेश पर भी राज किया था और वे भी मल्ल भी लिखते थे, क्योंकि सभी खस थे इसलिए ये टाइटल सभी खसों में प्रचलन में थे। खसमल्ल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा पृथ्वी मल्ल थे। उन्होंने इस खस राज्य की सीमाएं काफ़ी बढ़ाई थी। इस खस राज्य की भाषा खस भाषा थी और संस्कृत भी। देवनागरी लिपि के कुछ शुरुआती उदाहरण इसी खस राज्य के स्थलों में भी मिलते हैं, जो कि 13वीं शताब्दी के अभिलेख हैं। इस तरह सिंजा घाटी 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच खसमल्ल राजाओं की प्राचीन राजधानी के साथ ही शक्तिशाली शहर के तौर पर विकसित थी। यही नेपाली यानी खस भाषा की उत्पत्ति का केंद्र थी। खस भाषा से ही नेपाली भाषा यानी डोटियाली भाषा से ही खस भाषा निकली है। इस राजवंश में पृथ्वीमल से पहले के अधिकतर राजा खस जो राजा थे वे बौद्ध थे, लेकिन बाद में हिंदू ये हो गए थे। इसी वंश के राजा रिपुमल ने राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार शुरू किया था और इससे ही वे फिर आर्यवर्त के अन्य राजाओं से उनका संपर्क होने लग गया था। राजा नागराज के वंशजों ने अपने नाम के साथ इला या चला यानी इला या चल जैसे सरनेम में इस्तेमाल किए थे, जैसे राजा चपिला, राजा क्रचल, राजा अशोक चल, चल्ला, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। चल और मल्ल राजा और राजकुमारियों की उपाधियाँ थी। रौला एक उच्च पदस्थ अधिकारी की उपाधि थी। मलय वर्मा, मेदिनी वर्मा, संसारी वर्मा, बलि राजा, इस तरह के व्यक्तियों को रौला की उपाधि प्राप्त होती थी। मंडलेश्वर या मांडलिक राजा के शक्तिशाली व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि थी। शाही राजकुमारों, वरिष्ठ अधिकारियों और पराजित राजाओं को मंडलेश्वर के पद पर नियुक्त किया जाता था। हालांकि बाद में जो मल्ल राजा या उनके वंशज थे, जो ये पूरे इस क्षेत्र के जो खस राजा या राजवंश से जुड़े लोग थे, बाद में
शाही सरनेम इस्तेमाल करने लगे। नेपाल की जो सिंजा घाटी है, इस यहाँ को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में एक खुदाई की गई थी और उस दौरान महलों, मंदिरों और एक बस्ती के प्राचीन अवशेषों को वहाँ पे देखा गया था। और इसी घाटी के किनारे की चट्टानों पर नेपाली भाषा के शुरुआती लिखित उदाहरण पाए गए थे, जिसे हम डोटियाली भाषा भी कह सकते हैं। 14वीं शताब्दी के बाद खस साम्राज्य 22 अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया था और 18वीं शताब्दी में नेपाल के एकीकरण होने तक यहाँ पे 22-24 राज्य काम करते रहे। इसी घाटी में हिमा नदी के एक तरफ प्राचीन बौद्ध चैत्य और चट्टान शिलालेख वाले गुफाएं में मिलती हैं और आज भी कई पत्थर के देवल या मंदिरों में खसों के देवता मस्तों के लेकर भी उनकी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र को 30 जनवरी 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर श्रेणी में रख लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि जो खस राजवंश था या जो ये खसान या खस जो राज्य था, उसमें नागराज प्रथम राजा माने जाते हैं और उनको तिब्बत के इतिहास में यानी दलाई लामा के जो इतिहास है उसमें तिब्बती इतिहास इसको कहेंगे, उसमें जावेश्वर या नागदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा चाप कापा या चैपिला, कैपिला, कृषि चला, क्रांति चला, करचला, अशोक चला, जितारीमल, आनंदमल, रिपुमल, संग्राममल, आदित्यमल, कल्याणमल, प्रतापमल, पुण्यमल, पृथ्वीमल, सूर्यमल, अभयमल आदि नाम मिलते हैं। माना जाता है कि अभयमल के बाद ही यह पूरा जो खस राज्य था वह 12-24 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, जो कि बाद में जब नेपाल का एकीकरण पृथ्वीनारायण शाह ने किया था गोरखा राज्य से, तो वो उसी का हिस्सा बन गए। कर्णाली क्षेत्र में इस तरह 22 राज्य यानी रियासतें बन गई थी, जबकि गंडकी क्षेत्र में 24 रियासतें थी। इसीलिए इस क्षेत्र को 22-24 रियासतें कहा जाता है। खस राज्य जिन 22 रियासतों में विभाजित हुआ उसमें जुमला, डोटी, जाजरकोट, बाजुरा, गुजर, बिस्कॉट, मालनेटा, थलाहरा, दैलेख, दुल्लू, नगर, दुरियाल, तुलसीपुर, डैंग, सल्यान, मिर्च, पलावग, जेहरी, दरनार, अतबीस, गौतम, मजाल, गुरनाकोट, रुकुम शामिल हैं। नेपाल को एकीकरण करने वाले पृथ्वीनारायण शाह ने इन्हीं रियासतों को पहले अपने राज्य में शामिल किया और उसके बाद वे पूरब में सिक्किम तक चले गए थे और पश्चिम में कांगड़ा तक। तो ये थी नेपाल के खस राज्य यानी खस साम्राज्य की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आपसे अनुरोध है। मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।